बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रियायत रहम वाला है, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी तमाम जहानों का रब है। खालिक कायनात रोज़े जज़ा का मालिक, तमाम हम्द सना इस वाहिदहु ला शरीक के लिए, जिसने कम व बेश 18,000 मखलूक़ात पैदा फरमाकर इसमें इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। कुरान मजीद में फरमाने वाला ताला है, आइए इसे कुरान मुक़द्दस की तिलावत से अपने क़ुलूब को मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा करने के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगी। हाफ़िज़ हुस्न फ़िरदौस को वो अपनी बेहतरीन आवाज़ में कलाम इलाही की तिलावत का शर्फ हासिल करें। महफ़िल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, रहमत के फूल बरसे गए ज़िक्र सईद से, आवाज़ दे रही हूँ बड़े एहतराम से, आगाज़ ये करेंगे खुदा के कलाम से। जिस काफिला का रहबर न हो वो भटक जाता है, जिस लश्कर का कोई सफर सैलाब न हो वो शिकस्त खा जाता है, जिस चमन का कोई माली न हो वो उजड़ जाता है। हर काफिले की रहबरी के लिए एक रहबर होना चाहिए। इसी तरह आज की इजलास की सदारत के लिए एक सदर का होना अजलास को बहुस्न तकरीर तक पहुँचाने का अंजाम जरूरी समझा जाता है। आज वक्त की किल्लत के सबब में बाहैसियत नाज़रीन इस प्रोग्राम की सदारत के लिए एक ऐसी शख्सियत का नाम नामी इस निगरान में पेश करूँगी, जिनके कुर्बानियों के फूल, जिनके साथ की कहकशा, जिनके लफ्ज़ों की चांदनी, जिनके तजुर्बात के महापारे की चमक दमक की इंफरादियत की बिना पर मैं कह सकती हूँ, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले बियाओं के गुलशन का कारोबार चले, जुनून शौक में जिस्म से इरादा चले, हम अपने काफिला वाले से कुछ ज़्यादा चले। तो लीजिए जुमले सामीन के ताइबुल मान से मैं मोहतरमा डॉक्टर सलमा अब्दुल सत्तार मैं साहिबा का इस निगरानी आज की तकरीर की सदारत के लिए पेश करती हूँ। सदर मौसफ़ा से प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की शुक्रिया। जिस तरह सूरज का तुलू होना अपने पीछे कायनात की अर्ज़ी को मुनव्वर व मुजल्ला करने का मकसद रखता है और दाने का ज़मीन में बोया जानगज रखता है, हजार दानों को जन्म देता है, इसी तरह आज की तकरीर भी अपने आप में मुख्तलिफ मकासद रखती है। लिहाजा मैं आवाज़ देना चाहूँगी प्रोफेसर स्मित्रा मिश्रा मैंगो के बाय और अपने इजाज़त है। Function, Dr. Salma Abdul Sattar ma'am, Honorable Resource Person, Ismail Waqas sir, Honorable SDO, Dr. Farzana ma'am, and dear students. A very good morning to all of you. Dear students, today we have gathered here for celebrating Gandhi Jayanti. And this program is organized to pay tribute to Honorable Father of Nation Mahatma Gandhi ji, as well as to recall his values, furthermore to promote peace and harmony in our society. So dear students, we have gathered here to listen about the life of Mahatma Gandhi. Now we are going to felicitate our dignitaries on the dais. First of all, we have with us our mentor, our guide, Honorable Principal Dr. Salma Abdul Sattar ma'am. She always guides us and she always encourages us to conduct various activities. She is an iron lady
Please ma'am. Thank you so much ma'am. Now we have with us our honorable resource person, Muhammad Ismail sir, who is known as Ismail Wafas sir. He is assistant professor of in the history department. He is award-winning Urdu writer also. He has got Maharashtra State Urdu Academy Award in 2022 and he also writes essays on Indian history. Now I request Salma ma'am to felicitate Wafas sir. Please ma'am. Thank you so much. Forward to Husna. फरजाना मैम Thank you मैम पहले से फरजाना अब मैं आपका जायका चाशनी के लिए निशात को इंतसाब पैदा करने के लिए बयान मुतासरात के इस माहौल को बदलने के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगी इस्माइल पर्सनल को इस शेर के साथ दिल नशी तरसे तकल्लुम मुनफरिद हंसते बयां तेरी बातों में है पन्हा दर्द दिश्ती दास्ता फलक पर जब चमकता है हमारे अज़्म का सूरज अंधेरे खुद ब खुद तारीकियों में डूब जाते हैं सलमा मैं आपको आवाज़ देना चाहूँगी Actually, इसलिए मैं propose में dear student friends, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम Actually, today is 2nd of October 2024 and we are celebrating Gandhi Jayanti. Isn't it? Dear students, आप सबको गांधी जयंती की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि आप देख रहे हो स्टूडेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और इंग्लिश डिपार्टमेंट दोनों मिलकर ये जो है इस तरह का जो है यहाँ पे इतने बच्चों के साथ ये प्रोग्राम अरेंज कर रहा है। इंशाल्लाह 11 बजे इसका प्रीमियर भी होगा यूट्यूब चैनल पे और आप सबसे कहूँगी कि ज़रूर जो है उसको अटेंड कीजिएगा ताकि जो है रिवर्स जो उसके दिखने चाहिए कि कितना ह्यूज क्वांटिटी में
अगर आप इस रिकॉर्डिंग में इस हॉल में बैठे हो तो जाहिर सी बात है यूट्यूब चैनल पे भी आपको जाना है या नहीं जाना? जाना है ऑफकोर्स। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो 11 बजे 2 अक्टूबर है ना? तो 2 अक्टूबर जो है 2024 में एक्चुअली मैं ये देख रही थी तो 155th 155वीं जो बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे महात्मा गांधी जी की, है ना? मोहनदास करमचंद गांधी, हाँ, दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ड बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो वाकई आज़ादी ऐसी मिली तो मोहनदास करमचंद गांधी जिनका बर्थ जो है 2 अक्टूबर को गुजरात में पोरबंदर नाम का जो एरिया है वहाँ पर जो उनकी पैदाइश हुई। और एक्सक्यूज मी, अरेंज करो मैं। आज के दिन का प्रोग्राम हमारे दरमियान शुक्रिया जलवा वो है जिसने अपने जिंदगी में मुख्तलिफ पहलुओं से शहर अजीज को मुतासिर तो बच्चों सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो जो मैं बात कर रही थी कि गांधी जयंती हम मना रहे हैं 155वीं बर्थ एनिवर्सरी। तो ऐसे महात्मा फादर ऑफ द नेशन जैसे हमारी टिंकी मैडम ने कहा, तो आज के दिन 2 अक्टूबर को राजघाट के ऊपर हमारे इस फादर ऑफ नेशन को ट्रिब्यूट देने के लिए सारे लोग पहुंचते हैं। उनकी जो क्या कहेंगे मैडम, राजघाट को क्या समाधि, तो राजघाट सब पहुंचने वाले हैं और उनको फ्लोरल ट्रिब्यूट जो है वो देंगे। और हम सब आज जेपी परिवार मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टाफ स्टूडेंट्स हम भी उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। एक ऐसे संत ने तो बगैर लड़ाई किए और देश को जिता दिया, बगैर लड़ाई किए इस देश को आज़ादी मिल गई सिर्फ अपने अखलाक से। और डियर स्टूडेंट्स जो पॉलिटिकल साइंस के हैं वो पढ़े ही होंगे गांधीज़म, ट्रूथ सबसे पहला उनका कंसेप्ट, नॉन वायलेंस दूसरा कंसेप्ट, है ना? ट्रूथ यानी क्या? सच्चाई। तो कहाँ पे चलना है आपको हमेशा? सच्चाई का रास्ता बहुत मुश्किल है वो करते हैं महात्मा गांधी। अकॉर्डिंग टू हिम द पाथ ऑफ द ट्रूथ इज वेरी डिफिकल्ट टू गो or to reach at your destination. It is very difficult, but you have to go via truth only. सच्चाई पे चलोगे तो सच की हमेशा जीत होती है कि नहीं? आप जानते हो ना। तो ट्रुथ सबसे पहला उनका, और नॉन वायलेंस यानी कुछ भी हो जाए आपको वायलेंस नहीं करना, है ना? अहिंसा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो विवेक आप सुनते ही होंगे कि किसी ने एक गाल पे मारा दूसरा को उस कर दो, अब दूसरे पे भी मार लिया तो क्या? मैंने नहीं बताया है ना? तो आप सामने वाले पे डिपेंड करता है कि उसका मॉरल कितना जिंदा है। एक गाल पे मारा दूसरा पेश कर दो तो उसको अफसोस तो होना चाहिए ना कि मारू तो नहीं मारू, एक पे मारा दूसरा भी पेश कर रहा। समझ में आ रहा है? और आज की यंग जनरेशन इतना वायलेंट हो चुकी है। It is due to mobile phones and all things which are available. तो इस डिजिटल एरा में बच्चों को सब्र ही नहीं है ना, बर्दाश्त ही नहीं है, टॉलरेंस। तो ये सारी चीज़ें सर अभी बहुत डिटेल में बताएंगे एज ए हिस्टोरियन। उनकी डिटेल्ड स्टडी है उसके ऊपर। और आप देखिएगा कि गांधी के जितने उसूल हैं, सत्याग्रह सबसे इम्पोर्टेंट, सत्य के लिए आग्रह करो, है ना? सच के रास्ते पे चले। तो बेहतरीन उसमें भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई थी कि आज के लीडरान भी उनके सारे टेक्निक्स और टैक्टिक्स को सर फॉलो कर रहे हैं एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल। तो ऐसा बंदा
कि जो है आप उनकी पर्सनालिटी का खाका बनाएंगे सर, कि आप देखोगे कि एक मामूली सा इंसान और कितना गैर मामूली काम कर गया। अभी वो लाइन मुझे याद आ रही है कि 100 साल की ज़िंदगी हो ऐसा ज़रूरी नहीं, एक दिन में ऐसा काम कर जाओ कि 100 साल तक लोग आपको याद रखेंगे। ये ऐसा काम है, 155 साल हो गए उनकी पैदाइश को, और जो है आज़ादी को 78 ईयर्स कंप्लीट हो गए, और आज भी हम उनको ना भूल पाए हैं ना भूलेंगे। ऐसे हम लोग अपने नोबल आइडियल्स जो हैं उनको आज के दिन सैल्यूट करते हैं, उनकी उन कोशिशों को, उनकी उन काविशों को, जो स्ट्रगल, डिवोशन, सेक्रीफाइस जो उन्होंने देश के लिए दिया, उन्होंने दिखा दिया हम सबको, आज की भी जनरेशन। द रेलिवेंस ऑफ महात्मा गांधी जब मैं पढ़ाती हूँ तो यही बोलती हूँ कि गांधी कल भी थे, गांधी आज भी हैं, गांधी कल भी रहेंगे, क्योंकि हर दौर में एक गांधी की ज़रूरत है इस देश को। जो उनके सपनों का जो एक हिंदुस्तान था, उस तरफ हम कदम ब कदम बढ़ रहे हैं। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, विलेज लाइफ, ये सारी चीज़ें, और नियर टू नेचर, इको फ्रेंडली, ये हम सब पढ़ाते हैं। राम राज्य, ये सब गांधी के कंसेप्ट्स थे, और इन फिलॉसफीज़ को लेकर पूरी लाइफ चले, और आज भी वो सारे कंसेप्ट बहुत यूजफुल है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और उनका जो मिशन 1 by 1 जब लॉन्च होता है मैडम, तो मुझे फौरन गांधी की याद आती है। तो गांधी आपको पसंद हो के ना हो, आइडियोलॉजी तो फॉलो हो रही है। तो बहरहाल आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप इतनी बड़ी तादाद में आए यहाँ पर। और मैं खास तौर से मुबारकबाद पेश करती हूँ डॉक्टर फरजाना मैडम को, HOD है हमारे PG डिपार्टमेंट केमिस्ट्री की, साथ ही हमारी स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, बड़ी एक्टिव हैं और काम सब बेहतरीन करके लेके जाती हैं, साथ में उनका दे रही हैं। साथ हमारी प्रोफेसर सुमित्रा मिश्रामकर मैडम जो कि HOD हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट की, और हर काम में अगर आप देखोगे coordinator of women safety and development cell, equal opportunity cell, there is a long list of committees she has with her, but काम इतना बढ़िया करती हैं कि कुछ भी काम आया तो हम सब पहले ढूंढते किसको, पिंकी मैडम। तो ये ऐसे कुछ नायाब लोग हैं कि जो बहुत कामयाब होते हैं, तो पर उनकी कदर आज नहीं की है तो कब करेंगे, तो हर एक ने कदर करनी चाहिए। अगर हमारे तकलीफ में कोई खड़ा होता है तो उसका अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसे लोग हैं जिनका अप्रिसिएशन मैं अपना फर्ज समझती हूँ, और आप सबको आते हुए भी मुबारकबाद। और आज के रिसोर्स पर्सन के लिए मैंने कहा कि हिस्ट्री का अगर एक प्रोफेसर हमारे पास अवेलेबल है तो क्यों ना हम उनको जो है बुलाएं एज ए रिसोर्स पर्सन। बच्चे रोज़ क्लास में तो सुनते हैं, और आज क्लास से बाहर कुछ उनको सुने और देखें कि महात्मा गांधी जी उनके लाइफ के ऊपर क्या क्या बातें सर बताते हैं। उनकी लाइफ के बहुत सारे पहलू अभी भी अनछुए हैं, जिसके ऊपर बहुत वर्क करना बाकी है। सर अमेरिकन आर वेरी क्रेजी अबाउट महात्मा गांधी। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी के ऊपर भी थी। मैं जब मिली लोगों से तो फॉरेनर्स आर वेरी अट्रैक्टिव, भाई गुजरात आते हैं सर वो रिसर्च के लिए, तो वो गुजरात से वहाँ आए थे हमारी कॉन्फ्रेंस में। बड़ा ही रिमोट एरिया था, चोपड़ा दुनिया से अंदर रास्ता जाता है ना पिंकी मैडम, तो आज से करीबन 20 साल पहले मैंने कॉन्फ्रेंस में गई थी। तो वहाँ पे सब अमेरिकन्स मुझे मिले, और वो सारे ड्रेसिंग भी खादी पहने हुए थे, खादी कपड़े, बैग भी जो है वो बादाम वाली बैग लिए हुए थे, स्वदेशी, हाँ स्वदेश। वो चीज़ें जो है गांधी ने बहुत उस पर फोर्स किया था, तो वो सब देसी चीज़ें उनके पास थी, और अमेरिकन हैं वो। तो बड़ा मैं मुतासिर हुई थी मैडम। लंच ब्रेक में हमारी बहुत सारी बातें चली, तो उन्होंने बोला हम अमेरिका छोड़ के बापू को सीखने यहाँ आए, तुम यहीं रह के बापू को नहीं सीख रहे। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ एज एन इंडियन कि अमेरिका का एक बंदा आता है महात्मा गांधी जी को पढ़ने के लिए, उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए। 20 लोगों की टीम थी, वो औरतें भी थी, लड़कियाँ भी थी, लड़के भी थे, प्लस बूढ़े भी थे, सब अलग अलग एज ग्रुप के। बहरहाल गांधी को पढ़ने की ज़रूरत है, और आज इस हिंदुस्तान को फिर एक गांधी की ज़रूरत है।
कि जो आए इस हिंदुस्तान को बेरोजगारी, है ना, बेरोजगारी और क्या क्या, बोलो क्या क्या चाहोगे बदलना? वायलेंस और क्या बदलना चाहोगे? हाँ, सबसे पहले बेरोजगारी ना, देश में कोई गरीब नहीं रहे, गरीब नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम से ही नहीं रहेंगे। पैसा रहेगा, उनके बच्चे अच्छी स्कूलों में जाएंगे, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा लाइफ ऑफ लिविंग मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, है कि नहीं? नौकरियां सबको रहनी चाहिए कि नहीं? और उससे पहले पढ़ना चाहिए कि नहीं? तो पढ़ते हो, देखते हैं भाई आपके रिजल्ट्स, है ना? बहुत पढ़ाई करो बेटा, बहुत आगे जाओ, द वर्ल्ड इज योर कंकरिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच। डिग्निटरीज ऑफ द गाइड एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम होगा कि हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल की गाइडेंस और परमिशन पर हमने सैटरडे 28 सितंबर को आविष्कार प्रोजेक्ट कंपटीशन का इनेकाद किया था, जिसमें नियर अबाउट 11 टीम्स ने शिरकत की थी और उसमें से हमने 2 लैंग्वेज के निकाले हैं और दो प्योर साइंस के निकाले हैं। तो कॉलेज लेवल कंपटीशन पर सर्टिफिकेट से उन्हें नवाजा जाएगा अभी, और ये बच्चे जाएंगे नासिक फॉर जोनल लेवल प्रोजेक्ट कंपटीशन। ओके, लैंग्वेज में फर्स्ट प्राइज गोज टू मोमिन साइमा कौसर नईम अख्तर। मैं शर्मा मैडम से दरख्वास्त करूँगी मेरे बच्चे को सर्टिफिकेट से नवाजें। Thank you, ma'am. And second prize goes to Nasreen Parveen Siraj Ahmad and Alkama Firdaus Altaf. Pure science में first prize goes to Azra Gyasuddin and Faria Shafaq Abdul Halim. And second prize goes to अंसारी आफिया कौसर इकबाल अहमद और अफीफा उर्द आरिफ खान। मैं आपको बताना चाहूँगी, लैंग्वेज में फर्स्ट प्राइज इंग्लिश डिपार्टमेंट को मिला है और सेकंड प्राइज उर्दू डिपार्टमेंट, और प्योर साइंस में फर्स्ट प्राइज जूलॉजी डिपार्टमेंट एंड सेकंड प्राइज बॉटनी डिपार्टमेंट। सब बच्चे आ जाओ, ये लोग को नीचे आ जाओ, तुम लोग आगे
कामों में इन्हें बुलाकर मान के तरफ कहानी तवील दास्तान है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि मौसिफ आज इस तकरीब के सदर हैं। इन मिसरों के साथ तनाज़ुर का सदर मोहतरम इस्माइल प्रोफेसर को आवाज़ देना चाहूँगी। खुदा के वास्ते मेरे इस पर तोड़ दी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। बात करने का सलीका सबके हिस्से में, कहाँ कुछ अलग अंदाज है इस शख्स की तकरीर में। गांधी जयंती के इस मौका पर आप सबको मुबारकबाद कि गांधी जी का जो फलसफा है, जो मैडम ने जिक्र किया कि सत्य, अहिंसा और जो सत्याग्रह है खासतौर पर, उन्होंने जिस तरह से उसको अपनी ज़िंदगी में जो है पेश किया, ना सिर्फ उसको अपनी ज़िंदगी में पेश किया बल्कि उसकी बदौलत हमें आज़ादी मिली। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के इन्हीं उसूलों को समझते हुए हमें ये समझना है कि गांधी जी अगर ग्रेट बने, ही इज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी, लेकिन ग्रेट इंसान बनता कैसे है? एकदम अचानक ऐसा नहीं होगा कि कोई शख्स जो है पर्दा हटा और कोई शख्स हमारे सामने आ गया और बहुत अजीम इंसान बन गया। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई शख्स अचानक हमारे सामने आया और बहुत ग्रेट पर्सनालिटी बन गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि जो पीछे की जो मेहनत है, जो रफ्ता रफ्ता साल की मेहनत होती है, तो हमें वो दिखाई नहीं देती। जैसे अगर गांधी जी अगर ग्रेट इंसान बने, या अगर उनका आज नाम लिया जा रहा है, 155 साल उनकी पैदाइश को हुए और आज उनका नाम लिया जा रहा है, आज उनके फलसफे पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके फलसफे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों को हम जो है मुनव्वर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि वो एक ग्रेट पर्सनालिटी है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो आप जैसे एक स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं, आप जिस एज में हैं, तो उस एज में गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी कैसे गांधी जी बने? व्हाट नेक्स्ट गांधी जी? अब महात्मा कि महात्मा कैसे बने, मोहनदास से महात्मा का सफर उन्होंने कैसे तय किया? तो अगर हम उनकी ज़िंदगी को देखेंगे तो आपको एक नॉर्मल चाइल्ड नज़र आएंगे कि उनकी पैदाइश जो है गुजरात में हुई, वहीं पर उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन हासिल की, सेकेंडरी एजुकेशन हासिल की, उसके बाद वो जो है हायर एजुकेशन के लिए लंदन गए। अब लंदन जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर बार एट लॉ में एडमिशन लिया। अब बार एट लॉ क्या चीज़ है वो समझ लेंगे कि बार और एट लॉ जो है ये वकालत की डिग्री है, लेकिन उसके करने के लिए 4 कॉलेजेस हैं लंदन में, इनर टेम्पल, मिडल टेम्पल, ग्रेज इन एंड लिंकन्स इन। ये 4 कॉलेजेस हैं। अगर इन 4 कॉलेजेस में से कोई स्टूडेंट अगर बार एट लॉ करता है तो वो बैरिस्टर कहलाता है, चाहे वो किसी और कॉलेज में तालीम हासिल करे। लेकिन अगर उसने इन 4 कॉलेजेस में तालीम हासिल नहीं की या इनमें से किसी एक में तालीम हासिल नहीं की तो बैरिस्टर नहीं कहलाएगा। बैरिस्टर होने के लिए इन 4 कॉलेजेस में से कोई एक में उसको तालीम हासिल करना पड़ेगा। तो गांधी जी ने जो है यहीं पर तालीम हासिल की और यहीं पर उनकी स्टूडेंट लाइफ को अगर थोड़ा सा अगर विस्तार के साथ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं तो हमें उनकी ग्रेटनेस का अंदाज हो जाएगा। तो उस ज़माने में उनके भाई साहब जो है उनको खर्च करने के लिए पैसे भेजते थे इंडिया से कि वो वहाँ पर इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, स्टूडेंट लाइफ जी सकें। और उस ज़माने के हिसाब से खासा बड़ा अमाउंट उनको भेजा जाता था, वो अमाउंट मिलता था उनको और उस अमाउंट से वो उस ज़िंदगी में यानी कि स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए वाकई ऐश करते थे। ऐश इस तरह से कि कोट पैंट पहनते थे, एकदम जेंटलमैन स्टाइल में वो रहते थे, छड़ी ले करके हर शाम को जो है सैर के लिए निकला करते थे। और उनकी जो वॉच पॉकेट हुआ करती थी, जो उनकी कोट हुआ करती थी, उसमें उन्होंने सोने की जंजीर लगाई थी अपनी घड़ी रखने के लिए। उस ज़माने का जो स्टाइल था घड़ी रखने का था, हाथ पर घड़ी लगाई नहीं जाती थी बल्कि वो जो है एक जंजीर के साथ उसको लगाया जाता था। उस जंजीर के साथ सोने की जंजीर बाहर दिखती थी। तो जाहिर सी बात है लोगों को घड़ी नहीं दिखती थी, क्योंकि लोगों को सोने की जंजीर दिखा करती थी, तो वो भी एक फैशन था।
कि लोग समझेंगे कितना अमीर है। तो गांधी जी उस स्टाइल में रहा करते थे। और साथ ही साथ वो वहाँ पर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते थे लंदन में। अब पेइंग गेस्ट का कंसेप्ट ऐसा है कि जिस जगह पर मेहमान के तौर पर रह रहे हैं उसको किराए के तौर पर भी कुछ रकम देंगे और वहीं पर खाने पीने का इंतज़ाम भी रहेगा और वहीं पर रहने का इंतज़ाम भी रहेगा। और लंदन में वो रहते थे तो जाहिर सी बात है उसी माशरत में उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी, वही समाजी अंदाज था। और उस समाजी अंदाज में हर महीने में या महीने में 2 दफ़ा वो जो है वो पूरे ख़ानदान को, जहाँ पर वो पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते थे, उनको पार्टी कराने के लिए ले जाया करते थे। क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ मेहमान के तौर पर रह रहे हैं तो उनके साथ भी उनके अंदाज में रहना है। लेकिन इस दरमियान उनकी एक ज़िंदगी की एक आदत है, वो हमें अपनाने की ज़रूरत है। उनकी जो आदत थी कि वो रोज़ाना के जो अखराजात हैं वो एक डायरी में लिख लिया करते थे। रोज़ाना के अखराजात भी लिखते थे, यानी कि जो एक्सपेंसेस थे उसको अपनी डायरी में लिखा करते थे। और साथ ही साथ वो अपना एनालिसिस करते थे, अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट करते थे कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या मैंने जो काम किया वो सही है या गलत है। तो उन्हें एहसास हुआ उसी लाइफ में वहीं रहते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वो जो है अपना वक्त भी ज़ाय कर रहे हैं, अपना पैसा भी ज़ाय कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर उनकी जो तालीम का मकसद है कि वो तालीम हासिल करें, वो उसमें नहीं है बल्कि वो सोशल लाइफ जी रहे हैं। तो उन्होंने जब उन्हें ये तमाम अखराजात रोज़ाना लिखा करते थे कि आज मैंने जो है पार्टी दी तो इतना खर्च हुआ, आज मैं बाहर में गया तो इतना खर्च हुआ, किराए के लिए इतना खर्च हुआ। तो इन तमाम चीज़ों के अखराजात को वो जो है उन्होंने काउंट किया तो उन्हें एहसास हुआ कि बहुत नुकसान में जी रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की कोशिश की। और तब्दील कैसे किया? सबसे पहले क्योंकि एहतसाब की वजह से, अपना सेल्फ असेसमेंट करने की वजह से उन्हें एहसास हुआ कि वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं कम खर्च करूँ। और कम खर्च करने के लिए सबसे पहली बात उन्हें जो है अपनी बस का किराया बचाना पड़ेगा। तो बस का किराया बचाने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं बस से कॉलेज जाता हूँ तो ऐसा करूँ कि मैं बस से कॉलेज जाने के बजाय पैदल कॉलेज जाऊँ। पैदल कॉलेज जाऊँगा तो जो वॉक का जो टाइम है, जो वॉकिंग करने के लिए निकलते थे, वो वॉकिंग भी हो जाएगी और कॉलेज पहुँचना भी हो जाएगा, वो पैसा भी बचेगा। उसके अलावा उन्होंने फैसला किया कि जो पेइंग गेस्ट के तौर पर जहाँ रहते थे वो पेइंग गेस्ट का वो घर छोड़ देंगे और कहीं दूसरी जगह रहेंगे, किसी हॉस्टल में रहेंगे। किसी हॉस्टल में रहेंगे तो सिर्फ रहने का खर्च लगेगा और अगर खाने का जो खर्च है तो उन्होंने खुद जो है चूल्हा खरीदा और अपने घर पर रोटी बना करके, अपने घर पर गज़ा तैयार करके वो खाने लगे। इस तरह से उनको अपनी ज़िंदगी जीने का सलीका आया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को समझने की कोशिश की, साथ ही साथ उनका पैसा भी बचा और उनका वक्त भी बचा। यानी जो एक्स्ट्रा टाइम वॉकिंग के लिए जा रहा था वो टाइम उन्होंने अपनी स्टडी के लिए लगाया। और फिर हुआ ये कि जब उनका जो भाई है जो पैसा शुरुआत में भेज रहा था वो आखिर तक के उतनी ही रकम भेजता रहा। तो जाहिर सी बात है शुरू में इयाशी की और बाद में पैसा जमाया तो पैसा बच रहा था। तो अब उन्होंने क्या किया, इस पैसे को उन्होंने संभाल कर रखा और इसी पैसे से उन्होंने पूरे यूरोप की सैर की। जैसे उस ज़माने में और जो बड़े अक्लमंद लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपको दुनिया को समझना है तो आपको सफ़र करना चाहिए। तो उन्होंने उसी पैसे से, जाहिर सी बात है भाई जो है यहाँ पर कमा कर भेज रहा था, मेहनत मशक्क़त करके भेज रहा था और उन्होंने उस पैसे को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया। वहीं उसी पैसे से उन्होंने फ्रांस का सफ़र किया। फ्रांस में जा कर के वहाँ का एक मशहूर फ़लसफ़ी थे रोमन रोलान, उनसे उन्होंने मुलाकात की, वहाँ पर एफल टावर देखा, वहाँ पर अलग अलग अजायबात का उन्होंने मुशाहिदा किया और यूरोप के अलग अलग ममालिक की सैर करके उन्हें ये एहसास हुआ कि क्या चीज़ चेंज करना है, किस तरह से दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है। यानी ये स्टूडेंट लाइफ की जो उनकी एग्जाम्पल है, जो उन्होंने अपना सेल्फ असेसमेंट किया, ये सेल्फ असेसमेंट की जो उनकी आदत है वो ज़िंदगी भर बरकरार रही। यहाँ तक कि आगे जा करके उन्होंने फैसला किया कि वो ज़िंदगी में यानी दिन भर में जितनी ग़िज़ा खाते हैं, जितनी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जितना खाना खाते हैं, तो उन्हें ये करना चाहिए कि वो उस ग़िज़ा को कम से कम करें। उन्होंने किसी वजह से सोचा कि अगर वो धोती में रह सकते हैं तो कोट पैंट क्यों। यानी ये सेल्फ असेसमेंट का ही एक तरीका था कि उन्होंने फिर कोट पैंट तर्क कर दी। इंडिया वापस आए तो उन्होंने सोचा कि अगर मुझे लोगों का मसीहा बनना है
लोगों की अपनी आवाज़ बनना है, तो ये ज़रूरी है कि मैं लोगों जैसा बनूं। और इसी सेल्फ असेसमेंट की वजह से वो जो है मोहनदास से महात्मा बन सके। यानी ऐसे ही नहीं कि लोगों ने उन्हें मान लिया, लोग आसानी से मानते नहीं हैं। लोग जो है उसी वक्त मानते हैं जब कोई कर्म करता है, जब कोई अमल करता है और अमल के जरिए अपने आप को साबित करता है। यहाँ पर एक वाक्य और आपको बताता हूँ जो है महात्मा की जिंदगी का, कि महात्मा जो है तालीम हासिल करके वापस आए इंडिया। गांधी जी जब वापस आए इंडिया, यहाँ पर अब उन्हें वकालत करना है, जाहिर सी बात है वकील बनकर आए, बैरिस्टर बनकर आए। लेकिन उनकी आकीदी में लिखते हैं कि जब मैं पहली दफा केस लड़ने के लिए खड़ा हुआ तो मैं एक जुमला भी नहीं कह पाया और मेरी टांगें कांप रही थी, यहाँ तक कि मैं केस हार गया। और बाद में जाकर के अपने जो क्लाइंट थे, क्लाइंट से माफी मांगी, क्लाइंट को फीस वापस की कि मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सका, मुझे माफ कर दीजिए या आपकी फीस वापस। अब आप सोचिए वहां पर, आप आगे जाकर मत देखिए, वहीं पर आप सोचिए कि कितने नाकाम शख्स नजर आ रहे हैं गांधी जी कि एक ऐसा शख्स जो कि लंदन जाके पढ़ाई हासिल किया और यहाँ आकर कुछ नहीं, एक केस ही लड़ सके। फिर वहां पर उन्हें मौका मिला कि एक गुजराती ताजिर थे, गुजराती मर्चेंट थे, उनका कारोबार था साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका में उनका कारोबार चल रहा था, अब्दुल्ला भाई नाम था उनका, अब्दुल्ला भाई का कारोबार चल रहा था और किसी मामले में उनका केस चल रहा था साउथ अफ्रीका में। तो वहां पर जरूरत थी उनको एक इंडियन लॉयर की जो उनको केस के पेपर्स हिंदी में समझा सके कि क्या मामला चल रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनके पास उनके अपने लॉयर्स थे जो अंग्रेजी में केस लड़ रहे थे, लेकिन वो अंग्रेजी जानने वाले उर्दू जानते नहीं थे। तो जरूरत थी ट्रांसलेटर की जो कि इंग्लिश के पेपर्स हिंदी में समझा सके। जब गांधी जी को मालूम हुआ तो वहाँ केस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और कागजात समझाना है, तो गांधी जी तैयार हुए साउथ अफ्रीका जाने के लिए और साउथ अफ्रीका गए। और साउथ अफ्रीका में एक ऐसा वाकया हुआ कि जो कि जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। हुआ ये, वहां पर ऐसा था कि जो ट्रेन के डब्बे होते हैं उसमें अलग अलग क्लास थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास के लिए ऐसा था कि फर्स्ट क्लास में सिर्फ अंग्रेज सफर करेंगे और सेकंड क्लास में जो आम अफ्रीकन लोग हैं या जिन लोगों ने जो है सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास का टिकट लिया है और जो नॉन ब्रिटिश हैं वो सफर करेंगे, और थर्ड क्लास में आम लोग सफर करेंगे। एक दफा ऐसा हुआ कि गांधी जी जो है एक जगह से अफ्रीका में एक जगह से एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे और इस दरमियान उन्होंने जो है फर्स्ट क्लास का टिकट लिया। फर्स्ट क्लास के साथ टिकट के साथ वो किसके सफर करेंगे? फर्स्ट क्लास में। तो फर्स्ट क्लास में उसे फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, उतने में टिकट चेकर आया, उसने कहा कि आप फर्स्ट क्लास में नहीं रह सकते, आपको सेकंड क्लास में जाना है। उन्होंने कहा कि मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया है, मैं कैसे उतर रहा हूँ? उनसे कहा गया कि नहीं, फर्स्ट क्लास में सिर्फ ब्रिटिश लोग सफर कर सकते हैं और आपको सेकंड क्लास में जाना पड़ेगा। यहाँ तक कि बहस हुई और एक जगह पर जब ट्रेन रुकी तो टिकट चेकर ने गांधी जी को धक्के मार करके उतार दिया। ना सिर्फ उतारा बल्कि उनका सामान भी फेंक दिया, धक्के मार करके उनको ट्रेन से उतार दिया। बहुत ज़्यादा सर्दी का ज़माना था और रात का वक्त था। गांधी जी पूरी रात उसी स्टेशन पर बैठे रहे। वो उनकी आकीदी में लिखते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन मेरे पास ये थी, उस रात मेरे पास 3 रास्ते थे। पहला रास्ता ये था कि मैं चुपचाप उठूँ, अगली ट्रेन जो उस शहर में जा रही थी उसमें बैठूँ और अपना काम पूरा करूँ। दूसरा रास्ता मेरे पास ये था कि अगर मुझे ये सुलूक पसंद नहीं है तो मैं जो है इंडिया वापस आ जाऊँ, ठीक है। और तीसरा रास्ता ये था कि जो ये नाइंसाफ़ी हो रही है, इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। पूरी रात उन्होंने सोच विचार में गुजारा और पूरी रात गुजारने के बाद उन्होंने तीसरे ऑप्शन पर अमल किया कि अब क्या करना है, अब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। तो गांधी जी ने उसके खिलाफ आर्टिकल्स लेके धरने दिए। यहाँ तक कि फिर ये हुआ कि गांधी जी वहाँ पर जो है मोहनदास से गांधी भाई बने। वहाँ के जो अतराफ के लोग थे, जो इंडियन थे, वो उनके पास आते थे कि ये काम है, हमें ये करना है, सरकार के खिलाफ ये लिखना है, सरकार हमें ये नहीं दे रही है, हमको ये लिखना है। अब धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे और वो जो है महात्मा गांधी का जो पहला स्टेप है, यानी वो अब यहाँ से मोहनदास करमचंद गांधी से अब गांधी भाई बन गए। अब जब गांधी भाई बने, अब धीरे धीरे वहाँ पर उनकी मकबूलियत होने लगी कि अब गांधी भाई हो गए हैं, अब लीडर बन गए हैं।
थोड़ा थोड़ा अब आ गए हैं उनके अंदर में पॉलिटिक्स कैसे करी जाती है, लीडर का कैसे वो होता है, यानी कि वो कैसे रहेगा, कैसे वो लोगों की बात सुनेगा। अब उनकी लाइफ जो है इसी तरह से गुजरने लगी। फिर वहाँ से 1914 में वो इंडिया वापस आए थे, यानी वहाँ तक के तकरीबन 20 से ज़्यादा साल, तकरीबन 12 से 15 साल या उससे भी ज़्यादा साल जो है उन्होंने अफ्रीका में गुजारा। और फिर 1914 में 1914 में वो इंडिया वापस आए। जब इंडिया वापस आए तो अफ्रीका में तो वो लीडर थे, साउथ अफ्रीका में तो लीडर थे वो। अब आपको ये समझ में आया उनकी लाइफ का जो पूरा फेज है। एक्चुअली जब हम सुनते हैं कि गांधी जी अफ्रीका से आए थे तो हमें समझ में नहीं आता अफ्रीका से क्यों आए थे, ये तो इंडिया, अफ्रीका से क्यों आए थे, तो अफ्रीका से किस तरह से आए थे कि वहाँ काम करने के लिए गए थे और अफ्रीका से इंडिया वापस आए। और इंडिया वापस आकर के उन्होंने फैसला किया कि अब जो है यहाँ से पूरे जो है हमारी जो आज़ादी की तहरीक थी उसको उन्होंने समझा, उसी को उन्होंने लीड किया और लीड करके उसको इतना आगे बढ़ाया कि हुआ ये कि जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो उन्हीं के शागिर्द जो है अलग अलग ओहदों पर फायज हुए। जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्हीं के शागिर्द थे। पहले जो प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वो भी उन्हीं के शागिर्द थे। हमारे जो पहले होम मिनिस्टर थे जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी उन्हीं के शागिर्द थे। यानी कि जितने बड़े बड़े ओहदेदार थे वो सब के सब जो है महात्मा गांधी के भक्त थे और महात्मा गांधी के उन्हीं सिफात की वजह से ये हो सका कि हमारा जो आज़ाद भारत है, आज़ाद भारत आज इतना सक्षम है, इतना ज़्यादा हम पावरफुल बन सके हैं। वरना आप देखिए कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस वक्त बहुत सारे ब्रिटिश जो फिलोसफर्स थे, पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उन्होंने लिखा था कि 20 साल बहुत हुआ तो 20 साल जो है इंडिया बाकी रहेगा, उसके बाद जो है इंडिया टूट जाएगा, हमें हो सकता है वापस आना पड़ेगा। ब्रिटिश जो है साम्राज्य को वापस आना पड़ेगा इंडिया को बचाने के लिए, इंडिया टूट जाएगा। लेकिन आज देखिए, आज अतराफ के जो तमाम इलाके हैं, पाकिस्तान खत्म हो रहा है, श्रीलंका में वहाँ पर जो है डिक्टेटरशिप का तवील ज़माना गुजरा है, और उसके अलावा जो है बांग्लादेश है, बांग्लादेश के क्या हालात हैं आपको अच्छी तरह पता है। इन तमाम हालात में आप ये देख सकते हैं कि इंडिया अगर पावरफुल है, इंडिया अगर तरक्की कर रहा है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है गांधीयन थॉट। गांधीयन थॉट की वजह से यहाँ के जो लीडर्स थे उन्हें ये समझ में आ रहा था कि हमारे लिए इक़्तिदार कोई मायने नहीं रखता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के जितने लीडर्स हैं, आज़ादी के बाद से आज तक के जितने लीडर्स हैं, हर एक ने इंडिया को फर्स्ट पर रखा। कभी ये नहीं सोचा उन्होंने कि हमें अपना इक़्तिदार बचाना है। जैसे आप ये देखिए नेहरू जी को, अगर नेहरू जी चाहते तो नेहरू जी क्या करते, इमरजेंसी लगा देते, पूरी हुकूमत उनके हाथ में होगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस ज़माने में भी उन्होंने मुखालफत बर्दाश्त की। मुखालफत की बात की है तो आपको बता दूं कि उनका जो दामाद था फिरोज गांधी, वो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के उनका दामाद उनके खिलाफ बुरा भला कहता था। पार्लियामेंट में एक तरफ नेहरू जी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ उनका दामाद खड़ा होकर के उनको बुरा भला कहता था, वो था फिरोज गांधी। फिरोज गांधी ने उनको उनकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की। लेकिन ये माहौल किस वजह से बन सका? अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं कि आज़ादी के बाद मिला क्या। तो एक जगह बात सुन लें। एक दफ़ा हुआ ये, आज़ादी के बाद एक औरत ने नेहरू जी का कॉलर पकड़ दिया और कहा कि नेहरू जी आप ये बताइए कि आप कहते हैं कि आज़ादी मिली, किस चीज़ की आज़ादी मिली है? सब तो ऐसे ही है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, malnutrition है, ये है वो है, उससे तमाम मसाइल गिना दिए। नेहरू जी ने कहा कि यही आज़ादी है कि तुम वक्त में प्राइम मिनिस्टर का कॉलर पकड़ कर सवाल कर रही हो। सही है। और ये तमाम चीज़ें जो है गांधी जी से शुरुआत हुई और हम समझते हैं कि आज हम जितने ज़्यादा पावरफुल बन रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2047 का जब साल आएगा, जब हम हमारी आज़ादी को हम 100 साल मुकम्मल करेंगे, तो हम ना सिर्फ डेवलप्ड रहेंगे बल्कि ऐसा कंट्री हम बनकर दिखाएंगे कि जिसकी मिसाल जो है शायद दुनिया ना दे सके। तो इसी उम्मीद के साथ जो है मैं यहाँ पर अपना लेक्चर खत्म करता हूँ और इसका मुझे मौका मिला यहाँ पर अपनी बात रखने का, उसके लिए खासतौर पर कॉलेज स्टाफ और बिलखुसूस हमारी प्रिंसिपल डॉक्टर सलमा अब्दुल सत्तार साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इसका मौका इनायत किया और मुंतज़िमीन का, ऑर्गेनाइजर्स का भी शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ पर मुझे मौका दिया।